वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम ये देखने वाले हैं H2 ब्लॉकर्स के बारे में, या हम कहें फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। पिछले पार्ट्स में हमने एंटी अल्सर ड्रग्स या अल्सर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन की थी। आज यहाँ देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के बारे में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गैस हम सबसे पहले बात करते हैं कि अल्सर ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन से अप्रोचेज यूज़ करने वाले हैं या जनरली कौन सी यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। सेकेंड हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। थर्ड हम बात करेंगे अल्सर प्रोटेक्टिव। एंड फोर्थ हम बात करेंगे एंटी एच पाइलोरी ड्रग के बारे में। तो गैस को याद रखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में इसको आप याद रख सकते हो। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपका जो स्टमक है राइट, इसके अंदर सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि गैस्ट्रिक एसिड रिलीज ना हो, ताकि आपका अल्सरेशन ज़्यादा कॉज ना होगा। ओके, तो पहले आपको कोशिश करनी है कि गैस्ट्रिक एसिड रिलीज ना हो, तो उसके लिए मेडिकेशन देंगे। सेकेंड नंबर पे मान लीजिए कि गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो चुका है, ओके, तो एक काम करते हैं कि उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। राइट, जो एसिड बेस आप पढ़ते हो, ओके, तो कोई बेस दे के आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते। या कभी आपने देखा होगा कि आपको अंदर एसिडिटी हो रही है पेट के अंदर, तो आप पानी पी लेते हो तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, उसको एंटासिड्स देने वाले हैं। अब मान लीजिए कि वहाँ पे एंटासिड्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे सूर बन गया। सूर मतलब यहाँ पे अल्सरेशन कॉज हो चुका है। अब अल्सरेशन कॉज हुआ है तो एक काम करते हैं कि अल्सर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अल्सर के ऊपर एक लेयर को इस तरह से फिक्स करते हैं ताकि वो डायरेक्टली एसिड के कांटेक्ट में ना आए। ओके, इसको हम कहेंगे अल्सर प्रोटेक्टिव। और यदि इसका जो रीज़न है अल्सर का, यदि कुछ माइक्रोब्स हैं लाइक एच पाइलोरी, तो हम यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देने वाले हैं। तो गैस ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा, इसको सोचिएगा, एक बार इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इमेजिन कर लिया एक बार तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ड्रग्स के बारे में। इससे पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में जैसे पहली क्लास हमारी है रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। अब गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को आप कैसे रोक सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने डिफरेंट रिसेप्टर्स देखे थे। ओके, यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर था, M3 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। ओके, तो यहाँ पे तीनों रिसेप्टर ही काम आने वाले हैं। मान लीजिए कि यदि हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर M3 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर और यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर और यहाँ प्रोटॉन पंप, ओके, इन सबको बंद कर दिया, तो यहाँ से H आयन जो होगा वो कहाँ पे इसके ल्यूमेन में नहीं जाएगा और HCl यहाँ पे बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो सिक्रीट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ सिक्रीशन को क्या किया, स्टॉप कर दिया। ओके, इसलिए हम जो यहाँ ड्रग देंगे वो रिसेप्टर बेस्ड ड्रग देंगे, इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने वाली हम ड्रग्स देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक्स की। H2 एंटी हिस्टामिनिक्स जो होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि H2 रिसेप्टर यहाँ पैराइटल सेल के ऊपर प्रेजेंट है। यदि हम इसको यहाँ ब्लॉक करते हैं तो ये क्या करेगा, अंदर जो प्रोटॉन इंसर्ट हो रहा है इसको ये रोक देगा। ओके, जो इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है यहाँ पे साइक्लिक एम्पे के थ्रू, ये यहाँ पे बंद हो जाएगी और प्रोटॉन जो होगा इसके ल्यूमेन में नहीं जाएगा। तो H2 एंटाहिस्टामिनिक्स जो होती हैं, इसके जो ड्रग्स होगी इसके लास्ट में TIDINE लगा होता है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सफिक्स। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिसके ड्रग के लास्ट में सफिक्स टीडी लगा हो, TIDINE लगा हो, वो H2 एंटाहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं और अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन। ओके, बहुत ईजी है इसको याद करना। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, मतलब प्रोटॉन पंप को इनिबिट करने वाली ड्रग्स। ये इसको शॉर्ट में कहते हैं PPIs। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPIs। कई बार क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे PPI करके दिया होता है। ओके, प्रोटॉन पंप इनिबिटर ये एक प्रोटॉन पंप है जहाँ पे आपको प्रोटॉन और यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज पंप। अब यहाँ इस पंप को डायरेक्टली बंद करने वाली जो ड्रग्स हैं इसमें आती है ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल और डेक्सराबेप्राजोल। ओके, इन सब के लास्ट में यहाँ क्या लगा हुआ है, प्राजोल लगा हुआ है, PRAZOLE। तो यहाँ पे कॉमन चीज निकल के आती है कि जिसके लास्ट में यहाँ प्राजोल लगा होगा वो आपकी कौन सी ड्रग्स होगी, प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग होगी। ओके, इसलिए ये भी याद करना ज़्यादा इजी है। थर्ड हम चलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के पास।
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होती है यहाँ पे जो M3 रिसेप्टर्स होता है इसको ये ब्लॉक करेगी। इसमें पायरेंजेपिन, प्रोपैनथैलिन एंड ऑक्सीफेनोनियम, ओके, 3 ड्रग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। चौथी यहाँ पे ड्रग है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में मीजोप्रोस्टॉल यहाँ पे ड्रग है, ओके। तो ये कुछ क्लासेस हैं जिसमें हम बात कर रहे थे रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन की और इसकी ड्रग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड या एंटासिड के बारे में, जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता हो। इसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, दोनों ही सोडियम के सॉल्ट हैं, एक बाइकार्बोनेट है और दूसरा सिट्रेट है, राइट। नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमिक, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मेगाल्ड्रेट। यहाँ मैंने एम वाली कैटेगरी को बिल्कुल एक साथ रखा हुआ है ताकि आपको याद करने में ईजी रहेगा। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आंसर प्रोटेक्टिव के बारे में, जो कि इसकी 3rd क्लास है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं सुक्राल्फेट एंड कोलाइडल बिस्मुथ सब्सिट्रेट, या इसको हम कहते हैं CBS, ओके, 2 ही ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NTH पाइलोरी ड्रग्स के बारे में। यदि इसका जो कॉज है यदि पाइलोरी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हुई और अल्सरेशन कॉज हुआ था, तो इसके लिए हम NTH पाइलोरी ड्रग्स मतलब यहाँ एंटीबायोटिक्स देने वाले हैं, ओके। फर्स्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन, सेकेंड है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, और भी एंटीबायोटिक्स हैं, बट जो मेजर एंटीबायोटिक्स है जो आपकी क्लासिफिकेशन में गिवन है वो मैंने यहाँ मेंशन की है। यदि आप इसको याद करना चाहते हो तो मैंने यहाँ हिंदी में इसके लिए कुछ जिंगल्स लिखा हुआ है कि पाइलोरी एक किसी का नाम है, ओके। तो पाइलोरी कल मैट और टिंडा लेने अम्मी के साथ साइकिल से गया, ओके। पाइलोरी कल मैट और टिंडा लेने अम्मी के साथ साइकिल से गया। तो पाइलोरी मीन्स H पाइलोरी, कल मीन्स होता है क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैट मतलब मेट्रोनिडाजोल, टिंडा मतलब टिनिडाजोल, अमी मतलब अमोक्सिसिलिन एंड साइकिल मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन, ओके गाइस। सो होप सो गाइस आपको क्लासिफिकेशन इजीली याद हो जाएगा, बिकॉज क्लासिफिकेशन जो होता है ये एक रूट होता है पूरे फार्माकोलॉजी का, एक बेसिक होता है, एक सोल होता है। तो होप सो कि आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं इसकी फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग्स के बारे में। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स में हम यहाँ बात करने वाले हैं आज H2 ब्लॉकर्स की, और उसमें बात करेंगे सिमेटिडिन की, ओके। तो सिमेटिडिन जो होता है ये फर्स्ट H2 ब्लॉकर है और ये एक तरह से कॉम्पिटिटिवली रिसेप्टर पे वर्क करता है ना, इन केस ऑफ सिमेटिडिन, ट्राइटिडिन और रॉक्साटिडिन के केस में, तीनों के केस में। यदि हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि कैसे ये इसका मैकेनिज्म होने वाला है, तो मैकेनिज्म में नाम से क्लियर H2 एंटाहिस्टामिनिक्स है, मतलब H2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रहा होगा, ओके। तो अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, पैराइटल सेल के ऊपर। तो गाइज आपको एक मेमोराइज करने में एक हेल्पफुल रहेगा यदि आप डायग्राम को याद कर लेते हो, ओके। तो डायग्राम के ऊपर ही H2 रिसेप्टर है जहाँ इसको ये ब्लॉक कर रहा है। दूसरा, सप्रेस ऑल फेज ऑफ द एसिड सीक्रेशन, ओके, चाहे वो इनिशियल हो या नॉक्टर्नल हो, ओके, दोनों ही सीक्रेशन को ये यहाँ पे स्टॉप करता है। सबसे ज़्यादा वर्क करता है नॉक्टर्नल एसिड सीक्रेशन के ऊपर, ओके। बट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ये लेस पोटेंट है, क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर डायरेक्टली पंप पे काम कर रहा है और यहाँ पे जो H2 एंटाहिस्टामिनिक्स है ये यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ओके। इसलिए ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से लेस पोटेंट होगा। तो गैस यहाँ पे इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसको आप ऐसे भी यहाँ पे दिखा सकते हो। जो लोग अपना कॉपी के अंदर इस टाइप से लिखना चाहते हैं वो इस डायग्राम को बना ले, इजी है याद करने में भी। यदि आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो आप ऐसा कोई भी एक डायग्राम बना लीजिए जिसमें मैंने यहाँ लिखा है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर कहाँ पर है, पैराइटल सेल पर है, ओके। यहाँ एक साइड में आपको दिखा है हिस्टामिन, हिस्टामिन के साथ में यहाँ प्लस साइन लगा हुआ, इसका मतलब है कि हिस्टामिन जो होता है वो H2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ये इसका एगोनिस्ट है, राइट। बट अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ द H2 एंटाहिस्टामिनिक्स, राइट। तो यहाँ जो ड्रग्स होगी मतलब इसके अगेंस्ट में काम करने वाली जो ड्रग्स जो मैंने राइट साइड में यहाँ लिखी हुई है, दैट इज सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फार्माटिडिन एंड रॉक्साटिडिन, ओके। ये ड्रग यहाँ पे इसको क्या कर रही होगी, एंटागोनाइज कर रही होगी। जो नेगेटिव साइन है इट इज फॉर द एंटागोनिज्म, ओके। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमेशा ही मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ कि इसमें कुछ ही पैरामीटर आपको लेने हैं, पूरी राम कथा नहीं लिखनी।
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, टी हाफ। ओके, एब्जॉर्प्शन। अब ये सोचिए कि एब्जॉर्प्शन जो होता है, जितनी भी टैबलेट्स आती हैं सब ओरल रूट से या मैक्सिमम लेते हो, 90% ओरल रूट से आप लेते हो, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन आप ओरल यहाँ पे लिख सकते हो। रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है इसका एक्सेप्ट फार्माटोडिन। ओके, फार्माटोडिन को छोड़ के बाकी सभी का यहाँ पे रैपिड और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। बट यदि हम बात करें कि जब स्टमक में ड्रग जा रही है और वहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ओके, तो अदर ड्रग्स का जो फूड की प्रेजेंस में एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है या धीरे होता है। बट यहाँ पे जो सिमेटिडिन है इसका एब्जॉर्प्शन फूड से उतना इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी बॉडी में जाता है, इवन प्लासेंटा को भी क्रॉस करता है। मेटाबॉलिज्म बाय लीवर है। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ यूरिन। एलिमिनेशन टी हाफ, दैट इज 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे इसका हाफ लाइफ है। ओके, तो ये पैरामीटर हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडवर्स इफेक्ट, जिसमें हेडेक, डिजीनेस, बाउल अपसेट, ड्राई माउथ एंड रैशेस, ये सभी कॉमन है। काफ़ी सारी ड्रग्स के ये एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे आते हैं। बट एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट इसका स्पेशल इफेक्ट है, सभी ड्रग के साथ ये नहीं होता। तो एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन की यदि हम बात करें तो केवल सिमेटिडिन जो होता है इसका एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता है, इसके अलावा फैमोटिडिन, रोक्साटिडिन का एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता। ओके, अब एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होने से होता क्या है, ये यहाँ पे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से हटा देते हैं। ओके, इसलिए इनका जो एक्शन है एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता है। यदि इनका और ज़्यादा लेवल बढ़ जाए सिमेटिडिन का, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है ये फीमेल हार्मोन है, बट ये मेल्स में अंदर ये इसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे स्पर्म काउंट भी टेम्परेरी लॉस हो सकता है। ओके, सो गाइज यहाँ पे ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। काफ़ी सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे। यदि आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन है टर्म्स के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स यहाँ पे स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो गाइज होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।